हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम लोग बाल विकास का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए, यानी कि भाषा जो हम लोग अर्जित करते हैं, सीखते हैं और उसके सीखने से जो उसका विकास होता है वो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो देखिए, पहला हमारा जन्म पूर्व अवधि है, यानी कि गर्भावस्था। दूसरी प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि जब बाल्यावस्था होती तो भाषा का अर्जन बाल्यावस्था में ही होता है, यानी कि बच्चे बाल्यावस्था में ही भाषा का अर्जन करते हैं। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में होती है। इस अवस्था में बच्चा एक दिन में 25 से 50 शब्द सीख सकता है, यानी कि जो बच्चा बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चे की होती है, इसी बाल्यावस्था में बच्चा भाषा का अर्जन करता है और उससे विकास होता है उसका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो पहला है प्रसूति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत दिए थे? 3 सिद्धांत, और सबको 2-2 भागों में बांटा था उन्होंने। यानी कि जो नैतिक विकास की अवस्था थी, उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी और 2-2 भागों में रखकर एक साथ 3 स्तरों, यानी कि उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा। पहली हमारी कौन सी है? प्री कन्वेंशनल स्तर, यानी कि पूर्व रूढ़िवादी स्तर। इस स्तर को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी हमारी है अहंकार की अवस्था। और दूसरी अवस्था उन्होंने किसे बांटा है? कन्वेंशनल स्तर, यानी कि रूढ़िवादी अवस्था। इस अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला हमारे प्रशंसा की अवस्था और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई थी पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, यानी कि उत्तर रूढ़िवादी स्तर। इस स्तर में को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और विवेक की अवस्था। तो देखिए, हमारा ये सारे ऑप्शन, देखिए इन सब में से कौन सा ऑप्शन हमारे उसमें है? देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उनमें से जो हमारा तीसरा सिद्धांत दिया था उत्तर रूढ़िवादी सिद्धांत, उसमें से 2 स्तर में बांटा था। तो कौन सा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ना हमारा प्रसूति अवस्था है इसमें, और ना ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ना ही उद्योग बनाम अधीनता। यानी कि हमारी जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब कक्षा में, क्लास में किसी चीज़ के, किसी टॉपिक के बारे में चर्चा की जा रही है, तो ये शिक्षक जो है, टीचर, वो लड़कियों पर कम ध्यान देकर लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या है? पहला है जेंडर पक्षपात, यानी लैंगिक भेदभाव। दूसरा हमारा जेंडर पहचान है, तीसरा जेंडर संबद्धता और चौथा जेंडर समरूपता। तो देखिए, हमारे इसमें क्या कर रहा है? टीचर्स क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है, लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट,
राइट ऑप्शन होगा। इसमें देखिए दी गई परिस्थिति में शिक्षक के द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि जब हम लोग लड़कियों पर अधिक ध्यान ना देकर लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो जेंडर पक्षपात यानी लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहली हमारी है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता है, लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका है, उसको कम करने के लिए कौन सी पद्धति जो है हमारी प्रभावशाली होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए कक्षा में इस विषय पर परिचर्चा कराने से बच्चों को समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं उसको अस्वीकार कर सभी के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करने में आसानी होती है। यानी कि जो हम लोग लैंगिक पक्षपात है उसको दूर करने के लिए जो कक्षा में किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे तो जो बच्चों को समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं तो उसको बच्चों अस्वीकार करके और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण से विकसित करने में आसानी होगी। यानी कि जो हमारा आंसर होगा इसमें से कौन सा होगा, आंसर नंबर हमारा होगा फर्स्ट, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यानी कि लैंगिक भेदभाव के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। पहला है जॉन बी वॉटसन, तीसरा है लेओ व्यागोस्की, थर्ड ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे और फोर्थ ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को मारा। देखो जो पहला ऑप्शन है हमारा जॉन बी वॉटसन ने हमारा व्यवहारिकता का सिद्धांत दिया था और हमारे जो व्यागोस्की थे इन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने हमारे संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय को किसने प्रभावित किया है, हमारा लेओ व्यागोस्की ने सामाजिक संस्कृति को प्रभावित किया। यानी कि जो व्यागोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास जो है सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। तो ये सिद्धांत हमारा किसने दिया था, व्यागोस्की ने। कौन सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह रंग वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को व्यागोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं। पहला हमारा व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पाण यानी कि ढांचा और चौथा है आत्म केंद्रित वार्ता। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो व्यागोस्की थे उन्होंने किस तरह इस वार्ता को संबोधित किया था। तो व्यागोस्की के अनुसार कोई भी अधिगम जो है 2 स्तरों में, 2 लेवलों में संपन्न होता है। पहला कौन सा बताया उन्होंने, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना और दूसरा इन्होंने बताया कि अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव को मानसिक संरचना में समाविष्ट करना। यानी कि जो प्राप्त अनुभव होगा
उसको जो हमारे माइंड स्ट्रक्चर में उसको समाहित कर लेना है, यानी एकदम उसको समाहित कर लेना है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि वैगोस्की ने किस तरह संबोधित किया है, तो हमारा पहला आ जाएगा व्यक्तिगत वार्ता के संबोधित किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि जो वैगोस्की के अनुसार कोई भी अधिगम जो हमारा होगा वो 2 लेवलों में संपन्न होता है। पहला कौन सा, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना, और दूसरा अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव को मानसिक संरचना में समाविष्ट करना। व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्तिगत माध्यम की वार्ता के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पहला प्रबलन, दूसरा अनुबंधन, तीसरा मॉडलिंग और चौथा पाठ यानी कि ढांचा। तो इसमें कह रहा बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। तो वैगोस्की के अनुसार जो है बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अध्यापक अथवा अनुभवी सहयोगी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहते हैं। स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि जो अगर बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को किसी टीचर्स की या अपने अनुभवी जो उनके पार्टनर होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है। पहला हमारा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या संध्यानात्मक विचार, दूसरा संरक्षण यानी कक्षा समावेशन, तीसरा है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, और चौथा है प्रतीकात्मक खेल या तो विचारों की अनुक्रमणिकता। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जीन पियाजे के बारे में पढ़ाया था। तो जीन पियाजे के जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने वो कौन सी अवस्था होती है, हमारी जीन पियाजे के द्वारा वर्णित जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन जो हमारा है 7 से 12 वर्ष तक चलती है। यानी जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 12 वर्ष तक चलती। तो इस अवस्था में बालकों द्वारा 3 मानसिक निपुणताएं हासिल कर ली जाती। कौन कौन सी, विचारों की विलोमता, दूसरा संरक्षण और तीसरा वर्गीकरण एवं शून्य अंश प्रत्ययों का उपयोग। यानी कि जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 3 भागों में बांटा था, और हमारी जो संक्रियात्मक अवस्था होती है मूर्त वो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। तो हमारा देखिए से जीन पियाजे ने परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क के बारे में भी नहीं बताया, दूसरा संरक्षण या कक्षा समावेशन इसके बारे में उन्होंने बताया, तीसरा है आस्थगित अनुकरण इसके बारे में भी नहीं बताया, और चौथा प्रतीकात्मक इसके बारे में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और कक्षा समावेशन के बारे में निपुणता बताई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पहली स्कीमा, दूसरी अवलोकन अधिगम, तीसरी अनुबंधन और चौथी प्रबलन। तो जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था अपने वीडियो में। तो देखिए जीन पियाजे की जो संरचनात्मक विशेषता है, जीन पियाजे द्वारा वर्णित जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में से प्रथम अवस्था कौन सी थी, संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसी अवस्था की 6 अवस्थाएं वर्णित की गई हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन थी, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था, दूसरी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, तीसरी गौड़ तृतीय प्रतिक्रिया की अवस्था, और चौथी गौड़ स्कीमटा के समन्वय की अवस्था, चौथी जो हमारी थी
पांचवी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, और जो छठी अवस्था थी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था। तो हमारा इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये होता है कि खुद के द्वारा उदाहरणों को समझना और समझ के ही उसका यूज करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तीसरा विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसमें आकलन का बता रहा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आकलन का करना यानी कि मेजर करना। तो किसी विषय पर बच्चों का आकलन करने से उस विषय से संबंधित बच्चे की समझ एवं भ्रांतियों के बारे में पता चलता है। तो हमारा आंसर जो होगा, आकलन करने के लिए जो बच्चों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। इसी के द्वारा हम आकलन बच्चों का कर सकेंगे। प्राथमिक उद्देश्य हमारा यही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में देखिए, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन है 4, हम इसमें से आपको आंसर बताएंगे और इसको समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला क्या है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित ही होती है। सेकंड ऑप्शन हमारा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। चौथा ऑप्शन हमारा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखिए हम बुद्धि को कैसे माप सकते हैं? बुद्धि के बारे में हमारा कौन सा ऑप्शन जो सही? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित, ऐसा नहीं है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है। हम जितना भी अपना माइंड डेवलप करेंगे, अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे, उतना ही हमारा माइंड शार्प होगा। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है कि एक कोई निश्चित समय होता है तभी निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है। सेकंड हमारा है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता नहीं, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता है। तीसरा, बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि से हम सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं, बाकी और कोई कार्य नहीं कर सकते। चौथा है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, बुद्धि और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हम जितने अपनी बुद्धि को शार्प करना चाहेंगे, हम जितना भी अपना माइंड को शार्प करना चाहेंगे उतना हो जाएगा। तो बुद्धि क्या होगी हमारी? बहुआयामी होगी और जटिल योग्यताओं का समूह होगा। बुद्धि बहुआयामी प्रकृति की होती है और यह जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो रूही हमेशा क्या करती है? समस्या के जो है एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है और काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, यानी कि काफ़ी समाधान जो होते हैं तो मौलिक होते हैं, यानी कि सही होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए रूही
किस गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मक का मतलब है सृजनात्मक विचारक, मतलब किसी समस्या का जो है एक से अधिक समाधान के बारे में विचार करते हैं और उनके मौलिक विचार होते हैं। तो हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सृजनात्मक विचार, यानी कि एक समस्या का हल कई तरह से, एक से अधिक समाधान के बारे में सोचना। अभिसारिक विचारक ये नहीं हो सकता, अन्वय विचारक ये भी नहीं होगा, आत्म केंद्रित विचारक ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक, यानी कि समस्या का एक से अधिक समाधान के बारे में विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा, कि एक स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा हमारा है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और चौथा है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कह रहा, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण को जो सीखने की प्रक्रिया है, वो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो सीखने की प्रक्रिया है तो उसमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चे से ये कहना चाहिए कि विद्यालय को छोड़कर जाने के लिए, ऐसा नहीं है। सेकंड है, एक स्थिति को या तो बच्चों की जैसी स्थिति उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता हमारा। इस विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, नहीं। और चौथा हमारा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यानी कि किसी विषय को पढ़ाते समय जब शिक्षक यह महसूस करे कि विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता और रुचि दोनों में कमी आ रही है, तो उन्हें चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव लाएं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को पहला तैयार नहीं करना चाहिए, दूसरा कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और चौथा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। समावेशी कक्षा कैसी होती है? यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम, यानी कि शारीरिक रूप से जो हमारी समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए? मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है क्या है, तैयार नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा, सेकंड हमारा कभी कभी तैयार करना चाहिए। तीसरा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और चौथा तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हमारी समावेशी कक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा या कक्षा, एक समावेशी कक्षा में मतलब शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सदैव सक्रिय रूप से तैयार रखना चाहिए, जिससे वह बच्चों को सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक एवं भाषाई आधार पर भेदभाव को समाप्त कर सभी को एक समान शिक्षा दे सकें।
तो हमारा समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सदैव सक्रिय रूप से तैयार रखना चाहिए, जिससे वह बच्चों को सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक तथा शारीरिक एवं भाषाई आधार पर भेदभावों को समाप्त कर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि जो असक्षम बच्चे हैं और सक्षम बच्चे, सभी बच्चों को एक साथ एक ही शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। उनको भेदभाव को समाप्त कर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमारा जो सक्रिय रूप से बच्चों को समावेशी शिक्षा में तैयार करना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पठन वैफल्य बच्चों से के प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए, पठन वैफल्य जो है बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य हम लोग किसे कहते हैं? डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? न्यून अवधान विकार, दूसरा है अपसारी चिंतन यानी कि पढ़ने में धारा प्रवाहिता, और तीसरा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और चौथा एक ही गति विषयक कारक को बार बार दोहराना। तो जो हमारा पठन वैफल्य होता है यानी कि डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, पीड़ित बच्चे होते हैं, वो धारा प्रवाह पाठ पढ़ने की अक्षमता होती है, यानी कि जो उनको पढ़ने में कठिनाई होती है और डिसलेक्सिया उससे संबंधित है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं या तो पठन वैफल्य कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। यानी कि जो क्वेश्चन बोला गया शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा एक्ट पारित हुआ था 2009 में, इसमें उल्लेख किया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो है सभी बच्चों को, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए, और शिक्षा प्राप्त करने से अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कराया जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन में कहा गया है जो शिक्षा का अधिकार जो पारित हुआ 2009 में, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में यही बताया गया है कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समावेशी कक्षा में हमें कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है कौन से? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, दूसरा प्रबलन पर केंद्रित है, तीसरा अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और चौथा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो हमें क्या बोला गया? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, यानी जो संरचनावादी ढांचा है उसमें जो अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक रूप से किस पर आधारित है? तो हमारी जो संरचनावादी अधिगम है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण या पहचान और उसका व्याख्या आती है। तो हमारा जो संरचना अधिगम है उसमें हमें किससे संरचना
जो हमारा है अधिगम, वो किस पे प्राथमिक रूप से किस पर आधारित है? प्राथमिक रूप से वो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तीसरा, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। और चौथा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों के बारे में चुनौती देना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा सहानुभूति सिद्धांत है उसके अनुसार किसी भी विषय को हम लोग क्या करें, किसी विषय को पढ़ाने के लिए उनमें उदाहरण सहित उस विषय के बारे में समझाया जाए, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। और जो सहानुभूति सिद्धांत भी इसे ही हम कहते हैं, यानी कि जो किसी भी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए पहले उसको हम लोग उसके एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे और वो उन्हें सहानुभूति सिद्धांत जो है उसमें, तो सहानुभूति सिद्धांत नहीं बताया तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सहानुभूति सिद्धांत में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांत को चुनौती दें। यानी कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कोई शिक्षक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है पहले उस एग्जाम्पल के द्वारा उसको उस विषय के बारे में बताया जाए तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तीसरा, यंत्रवत याद करना। और चौथा, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो जो हमारी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसमें हमारी प्रमुख विशेषता क्या होती है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है जिससे छात्रों की समझ जो है सरलता से विकसित हो पाए। तो हमें छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। क्या है? संवेग और संज्ञान पूर्णतया अलग, दूसरा स्वतंत्र और तीसरा सन्निहित और चौथा संबंधित नहीं। तो हमारा संवेग और संज्ञान जो होता है एक दूसरे के सन्निहित होते हैं। यानी कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे पर सन्निहित है क्योंकि संवेगों का नियंत्रण है संज्ञान से ही होता है और वही संज्ञान बिना संवेगों के असंभव है। यानी संज्ञान के एवं संवेग के लिए हमें एक दूसरे पर सन्निहित होना है। संवेग और संज्ञान के लिए एक दूसरे पर सन्निहित होना होता है क्योंकि संवेगों का नियंत्रण जो किसके द्वारा होता है? संज्ञान के द्वारा ही होता है और संज्ञान के बिना संवेग असंभव है। संवेग और संज्ञान जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड है क्योंकि संवेग के बिना संज्ञान असंभव है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको संरचनावादी के बारे में बताया था। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम पुनरुत्पादन,
एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा जो है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो हमारा जो संरचनावादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जो है मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का अध्ययन का, यानी कि संरचनावाद सिद्धांत के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूतियाँ हैं उनका अध्ययन विज्ञान कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति अपनी मनोदशा, अपनी मन की दशा को स्वयं अध्ययन करता है। इसमें विलियम वुड द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो इसे हमारे विलियम वुड थे उन्होंने प्रतिपादित किया है। और इसके लिए व्यक्ति को संक्रियात्मक आधार पर अधिगम से जुड़ना होता है। तो हमारा जो आंसर होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है, यानी कि जो अधिगम हमारे सीखने की प्रक्रिया है वो सक्रिय विनियोजन के ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे कहीं दिख जाए तो आप उसे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। पहला, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। दूसरा हमारा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ यानी कि भ्रम उत्पन्न करता है। तीसरा है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और चौथा है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो हमारे विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं गैर उदाहरण के द्वारा यानी कि शिक्षक के द्वारा जो उदाहरण सहित विषय की व्याख्या करने से विद्यार्थियों को उस विषय पर सही अवधारणा बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि जो अगर हम बच्चों को उदाहरण के द्वारा ही कुछ सिखाएंगे तो बच्चे वो आसानी से सीख लेंगे। अगर बिना उदाहरण के द्वारा सिखाएंगे तो बच्चे उसे समझने में उनको माइंड में उनके भ्रम उत्पन्न होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा उदाहरण सहित विषय की व्याख्या करने से विद्यार्थी उस विषय पर प्रोत्साहन, सही अवधारणा बनाने का उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, बच्चों का अधिगम की जो गतिविधियां हैं उनमें जो वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए? लगातार पुरस्कार देना है व दंड देना। प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और तीसरा है बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और चौथा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यानी कि अगर हम बच्चों का अधिगम करने के लिए, बच्चे अगर अधिगम में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हम उन्हें लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से जो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। अगर हम बच्चों को ऐसा करेंगे, उन्हें दंड देंगे, तो उनमें क्या होगा? बच्चों में अधिगम
में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होगी। यानी कि जो सीखने अधिगम जो बच्चों का लर्निंग पॉइंट है वो बच्चों का क्या होगा, स्वाभाविक अभिरुचि, यानी कि उनमें जो खुद का इंटरेस्ट होगा और उनमें जो जिज्ञासा होगी वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अधिगम गतिविधियों में लगातार पुरस्कार या दंड देने से बच्चों में प्रेरणा शक्ति व दंड का डर दोनों ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक रुचि व जिज्ञासा कम होने लगती है, क्योंकि अगर हम बच्चों को अधिगम गतिविधियों में लगातार उनको पुरस्कार देंगे या दंड देंगे तो बच्चों की जो प्रेरणा शक्ति है, मोटिवेशन है, वो कम हो जाएगा और उनमें डर दोनों के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया है पहला दूसरा हो सकता है, या दूसरा तीसरा हो सकता है, या पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, और दूसरा तीसरा और चौथा हो सकता है। तो हमारा जो सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। तो विषय से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के दौरान ही उनका लगातार मूल्यांकन किया जाता रहता है ताकि उनके विचार को सही समय पर नियंत्रित किया जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड। क्योंकि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन को बढ़ावा देना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? पहला है एक व्याख्यान दे करके, दूसरा है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो जो शिक्षक है उनको बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ के लिए क्या करना चाहिए, जटिल विषय को आसानी से समझाने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को बच्चों को उस विषय पर अन्वेषण एवं परिचर्चा करने का मौका देना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ के लिए अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर बच्चों को देने चाहिए या उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स हैं, उन्हें बच्चों को प्रभावशाली बनाने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना चाहिए, या तो दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देना चाहिए, तीसरा है गलत उत्तरों का स्वीकार करके एवं दंडित करके, और चौथा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो बच्चों को क्या करना, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस समस्या को अपने अनुभव के आधार पर समझाए और समझाने पर जो अनुभव उन पर आधारित विचार मंथन कर उनके समाधान के लिए उन्हें प्रेरित करें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बच्चों को किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वह बच्चों को उस समस्या को अपने अनुभव के आधार पर समझाएं और उन अनुभवों पर आधारित विचार करके उनका समाधान के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था और चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा विकास जो है तेजी से घटित होता है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक बुद्धि एवं विकास अत्यधिक तीव्र गति से घटित होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक वृद्धि के लिए हमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था हमारे शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए तीव्र घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास जीवन पर्यंत होता है, दूसरा विकास परिवर्त्य होता है, तीसरा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है और चौथा विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। देखिए मैंने आपको विकास टॉपिक में बताया था कि विकास जो हमारी है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है विकास परिवर्तित होता रहता है। तो क्या समय समय पर विकास जो हमारा है समय समय पर परिवर्तित होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारा विकास होता जाता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है या तो, और चौथा ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। पहला तो हमारा देखिए सही होगा, क्योंकि विकास हमने आपको बताया था कि हमारी जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा क्या है, विकास जो है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हमारा जो होगा इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, इसमें विकास का सिद्धांत फोर्थ, यानी कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। ऐसा नहीं है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते रहते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति या कोड, जन्मजात विशेषताएं, तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव और चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं का कारण आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की जटिल पारस्परिक क्रिया है। इसी के कारण से प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग दर से विकसित होते हैं और प्रत्येक की रुचि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड इत्यादि में हो सकते हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबका विकास अलग अलग होता है, तो सबकी रुचि जो है सब अलग अलग होगी। तो यह विभिन्नता का एक अध्यापक के लिए विविध प्रकार के बच्चों को पढ़ाने में एक चुनौती होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो हमारी है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो देखिए द्वितीयक सामाजिकरण क्या है? पहला हमारा सामाजिकरण क्या है? पहला हमारा जो सामाजिकरण है वो पड़ोस और मीडिया है,
क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं समाज में अपने आस पड़ोस से सीखते हैं और अपने फ़ोन के द्वारा भी सीखते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, द्वितीय सामाजिकरण की एजेंसी का कौन सा उदाहरण है। पहला परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा विद्यालय एवं मीडिया और चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। यानी कि जो हमारा द्वितीय समाजीकरण है वो कौन सा होगा, विद्यालय एवं मीडिया। यानी कि पहला समाजीकरण हमारा कौन सा होगा, पहला समाजीकरण होगा हमारे परिवार एवं पास पड़ोस, क्योंकि जो हम पहली चीज़ जो हमारा प्राथमिक एजेंसी है, प्राथमिक समाजीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, पास पड़ोस और मीडिया। क्योंकि जो हम कुछ से सीखेंगे तो अपने पास पड़ोस से सीखेंगे, मीडिया यानी अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा देखकर सीखकर कुछ सीखेंगे समझकर। लेकिन जो हमारा द्वितीय समाजीकरण है वो हमारा क्या है, विद्यालय एवं मीडिया। हम अपने विद्यालय से सीखेंगे और मीडिया के द्वारा सीखेंगे। ये हमारी कौन सी एजेंसी है, द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। क्योंकि किसी बालक के लिए परिवार, आस पड़ोस एवं मीडिया समाजीकरण के प्राथमिक संस्था होती है, जबकि विद्यालय क्या है, हमारी द्वितीय संस्था है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप इस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।